Hello everyone, welcome to Pahel classes. So in the series on vectors, we have completed till the addition of vectors. In previous lecture, we discussed about the addition of vector. इस लेक्चर में we are starting with the resolution of vectors. ध्यान देने की बात है, इससे resolution of vectors बोलते हैं. We can also call it rectangular components of vectors. ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी बोल देते हैं हम इसे. कोई सिंपल कंपोनेंट बोले तो भी उसका मतलब यही है, कंपोनेंट्स अलोंग एक्सेस. तो ये सारी बातें हमारी क्या होती है, रिजोल्यूशन ही होती है. देखिए, when a vector is split into two mutually perpendicular directions in a plane, the component vectors are called rectangular components of a given vector in a plane. थोड़ा ध्यान देके समझेंगे हो क्या रहा है. मान लो एक्सेस लेके समझा रहा हूं, बाद में और डिटेल में बात कर लेंगे कि इस तरफ y एक्सेस है, इस तरफ x एक्सेस है, और यहाँ पे एक प्लेन में कोई वेक्टर है a वेक्टर, और ये मान लेते हैं x एक्सिस के साथ में एंगल बनाता है थीटा. तो किसी भी वेक्टर का हम एक तो एंगल के अलोंग कंपोनेंट कर सकते हैं और एक इससे दूर जाता हुआ कंपोनेंट ले सकते हैं. इन दो कंपोनेंट्स को हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट. तो ए वेक्टर का एक्स एक्सिस की तरफ जो कंपोनेंट आएगा उसे हम बोल सकते हैं ax, और y एक्सिस की तरफ जो कंपोनेंट आएगा उसे हम बोल सकते हैं ay. आई बात समझ? तो आप देख सकते हैं ये कंपोनेंट्स इससे ही मिलके बनते हैं. सो आई कैन ऑल्सो राइट ए एज इक्वल टू ए एक्स आई केप प्लस ए वाई जे केप. ठीक है, अब बात आती है ए एक्स और ए वाई कैसे निकाले. अब देखो, तो एक ट्राइंगल बना सकता हूं मैं इन सबसे, एंड दैट ट्राइंगल इज दिस. ये ए वेक्टर है, ये ए एक्स हो गया और ये ए वाई हो गया. याद करो, वेक्टर को पैरेलल स्लाइड कर सकते हैं. मैग्नीट्यूड की बात करें इनके, तो मैं थीटा यू रूल्स यूज कर सकता हूं. सो ए एक्स विल बी इक्वल टू, ध्यान देंगे सभी, ए एक्स विल बी इक्वल टू ए ऑफ कोस थीटा एंड ए वाई विल बी इक्वल टू ए साइन थीटा. इस ट्राइंगल लॉ से निकाल सकते हैं, इसे थीटा बोलता हूं तो सभी बच्चे करके देखेंगे कि ए एक्स आ जाएगा ए कोस थीटा, ए वाई आ जाएगा ए साइन थीटा. यहां वैल्यू पुट कर सकते हैं इसकी, तो ए वेक्टर हो जाता है ए कोस थीटा आई केप प्लस ए साइन थीटा जे केप. तो ये तो बात हुई रिजोल्यूशन की, और कैसे इसको डिनोट करते हैं. समझना क्या है यहां से, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज कि जब भी कोई वेक्टर दिया हुआ हो, हमें उसके दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ हो और उसके दो कंपोनेंट करने में बहुत ज्यादा यूज आएगा. रिजोल्यूशन आगे पूरी फिजिक्स में हर जगह यूज होगा. तो उसके दो कंपोनेंट करने हो तो तुम तो ये याद रखो, एक्चुअल में बेटा दिस इज कॉल्ड एज टेक्निकली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दिस इज कॉल्ड एज द वर्टिकल कंपोनेंट. बट सच कहूं तो तुम तो दो एक्सेस बना लो, अलोंग जो आएगा थीटा के पास वाला उसको हॉरिजॉन्टल बोल देते हैं, उससे परपेंडिकुलर को वर्टिकल बोल देते हैं. याद क्या रखना है, कोई भी वेक्टर कैसे भी हो, जैसे कि मान लो इस इंक्लाइंड प्लेन भी आ जाएगी थोड़े टाइम बाद, तो मान लो कि किसी वेक्टर का कंपोनेंट करना है, तो यहां से मान लो कि ये थीटा पता है आप लोगों को, ये थीटा पता है, तो थीटा के पास वाला कंपोनेंट ऐसे याद रखो कि थीटा के पास वाला जो होगा वो हमेशा क्या होगा, कोस, और थीटा के दूर जाता हुआ हमेशा होगा साइन वाला. ऐसे याद रखना है सबको कि थीटा के पास वाला, ये एक शॉर्टकट है. थीटा मान लो यहां दे दिया, तो आप इसको उस थीटा के टर्म्स में इस ए वाई को क्या लिख सकते हैं तब, ए कोस थीटा, यदि ये थीटा होता तो. आया समझ में? जो एंगल पता है उसके पास का जो कंपोनेंट होगा दैट इज दी कोस थीटा का, और उसके दूर वाला जो होगा वो साइन के साथ लिखना है. तो ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें अच्छे से ध्यान में रखना है. क्या कि कोई भी वेक्टर है उसका पास का कंपोनेंट जो होगा वो होगा कोस के साथ में, और उसका अवे कंपोनेंट जो होगा वो होगा साइन के साथ में. आया समझ? थोड़ा आगे बढ़े तो बेटा फटाफट देखो, रिजोल्यूशन इन टू डायमेंशन, तो जो मैंने पीछे करके बताया दैट इज द रिजोल्यूशन इन टू डायमेंशन. ये जो किया हमने, देखो कंसिडर ए वेक्टर है लाइज इन एक्स वाई प्लेन, तो पिछले बार बनाया था, फटाफट से और बना दो. तो ए वेक्टर है, दो कंपोनेंट होंगे ए एक्स ए वाई, वही पूरी पिछले बार वाली घटना पूरी. सो ए कैन बी रिटन एज ए वन ए टू. मान लो कि ये ए वन है, ये ए टू है, एंड ए वन इज इक्वल टू ए एक्स आई केप, ए टू इक्वल टू ए वाई जे केप. तो ए वेक्टर हो जाएगा ये, यही सारा पीछे किया हमने. ठीक है, द क्वांटिटीज ए एक्स एंड ए वाई और कॉल्ड एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है. तो ये ए एक्स को एक्स कंपोनेंट, ए वाई को हम बोलते हैं वाई कंपोनेंट. ax is itself not a vector but ax I cap is a vector and so ay j cap. ये भी हम कर चुके. ax a cos थीटा होगा, ट्राइंगल से कर लेंगे, ay a sin थीटा होगा,
its magnitude a and the direction theta it makes with the x axis, और ध्यान देंगे अब यहाँ पे इट्स मैग्नीट्यूड इज ए एंड द डायरेक्शन थीटा इट मेक्स विद द एक्स एक्सिस। तो ये तो एक पॉइंट हो गया कि है क्या, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ए, जिसको विदाउट एरो लिखेंगे, मैं पहले भी बताया हूँ विदाउट एरो लिखते हैं तो मैग्नीट्यूड, और थीटा क्या है एक्स एक्सिस के साथ एंगल इसका, डन। एंड इट्स कंपोनेंट्स ए एक्स एंड ए वाई है, तो ए वेक्टर हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कैन बी रिटन एज ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। साफ दिख रहा होगा, दोनों परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर यदि दो वेक्टर होते हैं तो याद करो रिजल्टेंट के फॉर्मूले से cos 90 जीरो हो जाता है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आता है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, यहाँ पे का अंडर रूट, और रिजल्टेंट किसके बराबर है, ए वेक्टर के बराबर। तो याद करो बेटा कभी भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका रिजल्टेंट ऐसे निकालते हैं, तो एक का भी रिजल्टेंट हो जाएगा इस तरह। और ये तो सीधा सीधा पाइथागोरस से भी दिखता ही है कि ये ए वाई है, ये ए एक्स है और ये ए है, तो सीधा सीधा पाइथागोरस से भी दिख रहा है कि यही रिलेशन होगा इनके बीच में। आई समझ बात? तो आई होप कि 2D रिजोल्यूशन क्लियर होगा, हमें इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ो, देखें फटाफट सभी बच्चे कि और किस तरह करेंगे इसको। तो क्या है, इफ ए इक्वल टू ए एक्स, यदि क्या बोल दिया कि वेक्टर खुद ही एक्स एक्सिस के अलोंग है तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट कोई भी नहीं होगा, और ए इक्वल टू ए वाई है तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होगा, मतलब वेक्टर अपने परपेंडिकुलर रिजॉल्व नहीं किया जा सकता या उसका कंपोनेंट क्या होता है, जीरो। ध्यान दो बेटा क्या बोलना चाह रहा है कि मान लो कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग ही है, मान लो वेक्टर है 5 i कैप, और मैं बोलूँ इसका इधर कंपोनेंट बताओ क्या होगा, तो आप बोलोगे इधर कंपोनेंट होगा इसका जीरो। सिमिलरली यदि y की तरफ कोई वेक्टर तो उसका इधर कंपोनेंट होगा जीरो, ये बोलना चाह रहे हैं हम। सो व्हाट इज द स्टेटमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ इज ऑलवेज जीरो। तो किसी भी वेक्टर का अपने खुद के परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है। गुड, समझ आ रही है सबको? चलो, देन अ वेक्टर ए इन कंपोनेंट्स अलोंग x y एंड z एक्सिस कैन बी रिटन। अब देखो 3 डायमेंशन में 3D में एक डायग्राम बनाया हमने जहां पे बेटा ए एक्स एक्स एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर है, सॉरी ए वाई वाई एक्सिस की तरफ इसका कंपोनेंट है ए वेक्टर का, ए वेक्टर ये ओपी, एंड ए जेड इसका जेड एक्सिस की तरफ कंपोनेंट है। अब देखो तो कैसे करें, तो निकालना तो ए वाई है एपी, तो ओपी निकालना है इस डायग्राम से। तो हमने क्या किया समझे पहले कि हमें क्या होगा, ये ट्राइंगल देखो बच्चे, सभी बच्चे ट्राइंगल ध्यान देंगे मैं कौन सा बना रहा हूं, ओ पी और यहां है टी और ये ऐसा। तो ट्राइंगल मैंने लिया यहाँ पे देखो ओपी टी से बनने वाला ट्राइंगल, यहाँ पे मैंने डायग्राम्स ऐसे बनाए हैं, सभी ध्यान देंगे। तो ओटी वेक्टर ऐसा है, ओपी वेक्टर ऐसा है और टीपी, तो ओपी ऐसा हो जाएगा। अब हमें निकालना है ओपी, तो ओपी निकालना है तो ध्यान दो एक तो टीपी चाहिए, ये टीपी, बट टीपी वेक्टर देखोगे तो ए वाई वेक्टर ही टीपी वेक्टर है। कैसे, वेक्टर को उसके पैरेलल स्लाइड कर सकते हैं, तो ये जो टीपी वेक्टर है वो एक्चुअल में ए वाई वेक्टर ही है, ठीक है। अब देखो ए वाई पता है, और तो ये जो टीपी है ओपी वेक्टर, सॉरी ये ए वाई प्लस ओ टी का ही तो सम है, तो देखेंगे तो ओपी वेक्टर जो है दैट इज एक्चुअली सम ऑफ ओ टी प्लस टीपी, ओ टी प्लस टीपी, और टीपी तो पता है कि ए वाई है, सवाल हुआ क्या निकालना, ओ टी निकालना। तो अब के बार देखो ये ओ टी यहां से मैं निकालूंगा किससे, ये देखो पैरेललोग्राम बन रहा है ए एक्स और ए जेड वाला, इसका डायगोनल है ओ टी, तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल देखो कौन सा ले रहे हैं हम, ओ आर टी क्यू, ध्यान से देखो ओ आर टी क्यू, ये क्वाड्रिलेटरल लिया हमने, इसका डायगोनल है ओ टी, तो ओ आर टी क्यू से मैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से लिख सकता हूं, एडिशन से ओ टी जो होगा दैट विल बी इक्वल टू ओ आर प्लस ओ क्यू, एंड दैट इज नथिंग बट वो जो है बराबर हो जाएगा किसके, ए एक्स प्लस ए वाई के, ए जेड प्लस ए एक्स के। तो इनको यहाँ पे रख दी वैल्यू, और ये खुद ए वाई के बराबर ही है, तो ओपी फाइनली किसके बराबर आ गया, देखो ओपी आ गया ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड, ऑब्वियसली वेक्टर फॉर्म में। अब इनको लिखना चाहे आई केप जे केप या के केप लिख सकते हैं, तो किसी भी वेक्टर का ऐसे 3D रिजोल्यूशन हो जाता है। समझने की बात जो है यहाँ पे वो ये है, अगेन आई एम रिपीटिंग कि जो समझने की बात है वो क्या है
कि हम किसी वेक्टर को यदि 3 डायमेंशन में भी है तो उसको तीनों के अलोंग रिजोल्व कर सकते हैं, बट ट्रूली स्पीकिंग 3D रिजोल्यूशन हमारे काम में नहीं आता, हमारे काम में 2D रिजोल्यूशन ही आता है। क्या समझ आया कि कोई भी वेक्टर उसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड में कैसे किया हमने ये, तो हमने देखा कि ये ट्राइंगल लेते हैं तो ये जो है इसका और इसका सम है, बट ये निकालने के लिए हमने पैरेललोग्राम यूज किया। आई होप क्लियर हुआ होगा। ध्यान से देखे डायग्राम और जो मैंने बताया उसको समझने की कोशिश करें, वापस रिपीट करिए यदि आपको नहीं आया है तो। वीडियो है आपके हैंड्स में है, वापस बैक जाइए, वापस रिपीट कीजिए, बिल्कुल क्लियरिटी से आएगा। और फिर भी नहीं आता है तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। पहले एक ट्राइंगल और ये निकालने के लिए पैरेललोग्राम यूज कर लिया, तो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन और पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ एडिशन की हेल्प से हमने सॉल्व कर लिया। आई होप क्लियर हो गया आपको। आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारे पास में मेनली है एग्जाम्पल्स इसके, तो देखते हैं फटाफट। A mass of 2 kg lies on an inclined plane as shown in figure। तो अब देखो फिगर तो दिया नहीं है तो मैं बना रहा हूँ, इसका टेंशन ना करें कि 2 किलो का ब्लॉक है जो ऐसे लेटा हुआ है इंक्लाइन प्लेन पे, रिजोल्व इट्स वेट अलोंग एंड परपेंडिकुलर। यहाँ पे थीटा आपको दे दिया गया है मान लो 37 डिग्री, ठीक है। तो पहली बात तो ये देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे, ये एंगल है, ये 37 हो गया, इस जो ब्लॉक है इस पे मास लगेगा mg हमेशा नीचे लगता है चाहे ऊपर नीचे कैसा भी रखा हो। बेटा देखो ये 37 है तो ये 90 माइनस 37, ये दोबारा से 37 हो जाएगा, तो ये एंगल 37 है। अब बताओ क्या वेक्टर का अलोंग कंपोनेंट पता है हमें, थीटा के पास वाला कंपोनेंट होता है क्या, कोस के साथ। तो थीटा के पास वाला कंपोनेंट हमने लिख लिया कोस के साथ, थीटा के दूर जाता हुआ कंपोनेंट होता है साइन के साथ। तो ये याद भी रखना है आपको कि कोई भी बॉक्स इंक्लाइन प्लेन पे रखा है तो उसका इंक्लाइंड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट आता है mg cos थीटा और इंक्लाइंड के अलोंग कंपोनेंट आता है mg sin थीटा। तो ये ध्यान रखते हुए हमें फॉलो करना है। आई होप ये कर लेंगे आपको तो कोई इश्यू नहीं आएगा। अब थीटा की वैल्यू रख दो, क्या हो गया, तुरंत m और थीटा वैल्यू रख दो, तुरंत आंसर आ जाएगा अपना, डरना ही नहीं है। ये रिमेंबर रखना है बेटा, भूलना कभी नहीं है। और एक और बता दूं, ये इस पे नॉर्मल एग्जर्ट करेगा, आपको थोड़ा भी याद हो फोर्सेज वगैरह का, तो ये इस पे नॉर्मल लगाएगी, ग्राउंड और इसके बीच में नॉर्मल होगी, तो नॉर्मल की वैल्यू एक्चुअल में आती है बराबर mg cos थीटा के, यदि कुछ और एक्ट नहीं कर रहा फोर्स तो, ठीक है। तो एक सिंपल इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक रखा है तो ये सारी वैल्यूज रहती है, याद रखें हम कि m मास है और थीटा एंगल है, तो बस वैल्यू पुट करनी है। अलोंग द इंक्लाइन नीचे की तरफ वो कंपोनेंट आता है mg sin थीटा और परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो आता है वो होता है mg cos थीटा। इस तरह कंपोनेंट लेना आना चाहिए। अगला देखो, अ वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल इफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज, अब ध्यान दे बेटा यहाँ पे 250 फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड इट्स वर्टिकल कंपोनेंट। सवाल क्या है समझो, हमें सिंपल ये बोला कि कोई वेक्टर है जिसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें दे दिया कितना 250, तो ax की वैल्यू दे दी 250। अब हमें पूछा है वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ और इसका वर्टिकल कंपोनेंट बताओ, तो मान लेते हैं वेक्टर का मैग्नीट्यूड है a और मान लेते हैं ये एंगल है थीटा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल, अच्छा थीटा तो दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है, तो फटाफट ही हो गया, ये तो बहुत आसान हो गया। तो ध्यान दो क्या आएगा, मैं लिख सकता हूँ a cos 30, यही तो होता है थीटा के पास वाला कंपोनेंट, इक्वल टू 250, cos 30 होता है √3/2 इक्वल टू 250, तो a की वैल्यू आ गई 500/√3। अब बताओ a आ गया तो क्या वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा, ay क्या होता है a sin थीटा, तो ये आ जाएगा 500/√3 मल्टीप्लाई बाई 1/2, sin 30 1/2 होता है, तो आंसर है 250/√3। आई होप सबको क्लियर है, कोई भी प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, आसान आसान से सवाल है। आई नहीं है ये बात समझ, तो सिंपल क्या, इसमें हमें एक कंपोनेंट देके दूसरा पूछा था यहाँ पे, डन। थोड़ा आगे बढ़े, क्वेश्चंस का लेवल और अप करें। देखो, वेक्टर एज ik plus 2jk minus 3kk when a vector b is added to a we get a unit vector along x axis, find the value of b। अब ध्यान देंगे सभी बच्चे, क्या बोला जा रहा है कि a वेक्टर ये है और वेक्टर b को जब ऐड किया a में हमें यूनिट वेक्टर मिला किसकी तरफ में, x एक्सिस की तरफ में।
ठीक है। और हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ बी वेक्टर एंड ऑल्सो इट्स मैग्नीट्यूड। तो पहले तो देखो क्या मान सकते हैं हम कि इसको आप सोचें, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू एक्चुअल में है आई कैप के बराबर। कैसे? ये एक्चुअल में हमारा पुराने कंसेप्ट का मिक्स है कि किसी वेक्टर को एक्स एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर क्या होता है? आई कैप। तो मैंने लिख दिया ए में बी जोड़ा तो आई कैप मिला, वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो बी वेक्टर क्या हो जाएगा? आई कैप माइनस ए वेक्टर। तो देखो ये आएगा हमारे पास में -2j कैप प्लस 3k कैप। अच्छा, इसका क्या मैग्नीट्यूड बताना कोई मुश्किल बात है? मैग्नीट्यूड आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 9, तो आंसर आया √13। क्लियर हुआ सबको कि कैसे किया? आई कैप में इस ए में बी ऐड किया तो हमारे पास आना चाहिए यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस की तरफ, तो एक्स एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर होता है आई कैप। इस सिंपल से कंसेप्ट की हेल्प से हमारा आंसर आ गया। ठीक है, और देखो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है खूब सारी आज की। वेक्टर a, b and c have magnitudes 5, 5 √2 and 5 respectively. डायरेक्शन ऑफ ए बी एंड सी आर। अब देखो बेटा, डायरेक्शन कभी भी ऐसे बोलते हैं तो ध्यान रखो, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, और इधर होता है ईस्ट और इधर होता है वेस्ट। तो ये हमारे पास में नॉर्मल डायरेक्शंस होती हैं। तो डायग्राम बना ले इसकी हेल्प से, बनाए डायग्राम। तो बोला जा रहा है वेक्टर ए ईस्ट की तरफ है तो 5 मैग्नीट्यूड का वेक्टर इधर बना दिया। नॉर्थ ईस्ट में है बी, तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या हुआ? इनके बीचों बीच, तो ये है 5 √2। और बोला जा रहा है नॉर्थ की तरफ है कौन सा? 5, और 5 इधर है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि नेट बताना है इसका। ठीक है, तो फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ओके, तो इन तीनों वेक्टर्स को ऐड करना है। बेटा देखो, जब भी मल्टीपल वेक्टर्स हो हमारे पास में तो सबसे बेस्ट वे होता है उनको ऐड करने का, उनके सबके कंपोनेंट्स कर लो इन 2 डायरेक्शंस। कंपोनेंट्स इन 2 डायरेक्शन, जो भी कन्वीनियंट 2 डायरेक्शन हो ना, उन 2 डायरेक्शंस में सबके कंपोनेंट कर डालो, अपने आप आंसर आएगा। तो देखो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, एक एक्स एक्सिस ले लो, इधर वाई एक्सिस ले लो, तो इन 2 की तरफ कंपोनेंट कर लो। तो ध्यान दोगे तो ये तो खुद ही एक्स एक्सिस की तरफ है, ये खुद ही वाई की तरफ है, तो इनको तो छेड़ना ही नहीं है, इसका कंपोनेंट ले लो। ये एंगल 45 हो गया हमारे पास में। तो फटाफट से देखो, इधर आएगा 5 और 5 तो पहले से है, इस 5 √2 का इधर कंपोनेंट आएगा 5 √2 cos 45, और cos 45 और sin 45 दोनों 1/√2 होते हैं, तो आएगा 5। तो देखो एक कंपोनेंट इधर पहले से था और एक और 5 आ गया, तो 5 + 5 और एक और 5 इधर आ गया। तो नया चीज सिचुएशन देखेंगे तो क्या बन गई कि इधर 10 है, इधर भी 10 है, और इनका बीच में आंसर आएगा कितना? 10 √2। 2 परपेंडिकुलर होते हैं तो डायरेक्ट स्क्वायर करके ऐड कर सकते हैं। आंसर हमारे पास में आया 10 √2। तो इस तरह से नेट आंसर आ गया हमारे पास में। और डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट। ये नॉर्थ था, ये ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आ गई। मैग्नीट्यूड आ गया 10 √2। तो यही हमसे पूछा है। तो देखो कितना फायदा होता है वेक्टर्स को लेने का। अच्छा, कुछ रिजल्ट हम याद रखेंगे हमेशा। यदि 3 वेक्टर्स इस तरह एडेड है, कितने डिग्री पे? 120 पे, और सेम हो उनका मैग्नीट्यूड, तो आंसर होता है 0। ये भी एफ है मान लो, ये भी एफ है और ये भी एफ है, तो एफ नेट जो आएगा वो आएगा 0। यदि 3 वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के एक ही पॉइंट पे 120 डिग्री एंगल्स पे एक्ट कर रहे हैं तो नेट फोर्स डेफिनेटली 0 आता है। याद कर लेना, ये बहुत जगह काम भी आता है डायरेक्टली। ठीक है, तो इतना तो याद ही रखना है हमें। अब देखो बेटा, नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन आता है, बट उससे पहले मैं चाहूंगा हम कुछ क्वेश्चंस और कर ले यहाँ पे। तो कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एक देखो, हम एक एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, मान लो कि हमारे पास एक ब्लॉक रखा है ऐसे, बस कंपोनेंट्स करना सीखना है m मास का। उस पर इस तरफ से फोर्स लग रहा है 37 डिग्री पे 20 न्यूटन, और इस तरफ इसको खींचा जा रहा है 53 डिग्री। मान लो एंगल उल्टे लग रहा है, ये 53 कर लो, इसको 37 कर लेते हैं। 37 डिग्री पे 30 न्यूटन। बताओ इस पे नेट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स क्या दिख रहा है? अच्छा, mg मत मानो, इसके 2 कंपोनेंट्स करके बता दो हमें तो क्या हो रहे हैं। तो कैसे करेंगे, देखो बेटा, ये वाला जो है ये थोड़ा अजीब है, ऐसे समझ नहीं आ रहा तो इसको आगे बढ़ा लो, वेक्टर को आगे तो बढ़ा ही सकते हैं, ये लो। अब देखो कि ये 53 था तो ये भी 53 होगा। अब कंपोनेंट्स कर लो, 53 का बताओ इसके अलोंग कैसा कंपोनेंट होगा 20 के?
एंगल के पास वाला होता है cos थीटा, तो 20 cos 53। अच्छा, cos 53 की वैल्यू होती है कितनी, मैं लिख देता हूँ cos 53 एक बार, फिर अगले बार डायरेक्ट लिखूंगा तो 20 इंटू 3/5। ठीक है, तो 5 से कितने बार गया, 4 टाइम्स 12 आ गया। इसी तरह नीचे जो आ गया आ जाएगी वैल्यू नीचे की तरफ, बेटा ये ऐसा है तो इसका नीचे और ऐसे होगा, तो ध्यान दो क्या आएगा 20 साइन 53, और साइन 53 होता है 4/5, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ 16 आएगा ये। सिमिलरली अब इसका करो तो इसमें तो साफ ही दिख रहा है, कोई एंगल आगे पीछे ले जाने की जरूरत ही नहीं, ये 37 डिग्री है, 30 है, तो 30 का इधर आएगा 30 कोस 37, तो 30 मल्टीप्लाई बाई कोस 37 होता है 4/5, तो आंसर आ जाएगा 24। और इधर देखूंगा तो 30 साइन का मतलब हो गया 3/5, साइन 37 3/5, तो ये आ जाएगा 18। तो 18 और 24 का रिजल्टेंट आ जाएगा कितना हमारे पास में 30। आया बात समझ में? आई होप सबको क्लियर हो गया होगा 37 डिग्री पे। तो इस तरह से हम कंपोनेंट्स करते हैं। तो अब इसको देखो नेक्स्ट बनाऊं मैं, इसको दोबारा अच्छा डायग्राम में दिखाऊं तो क्या हो रहा है कि ये एम मास था, इस पे इधर से फोर्स लग रहा है कितना 20, इधर आगे की तरफ इसको खींचा जा रहा है 24 से, इस पे एक फोर्स ऊपर से लग रहा है कौन सा 16, और एक फोर्स ऐसे ऊपर लग रहा है कौन सा 18, और एक और फोर्स बताऊं तो इस पे mg लग रहा है, ये आगे पढ़ोगे आप तो ऐसे क्वेश्चंस करेंगे हम वहां, और इधर नॉर्मल एक्ट कर रहा है। तो इस तरह रिजोल्यूशन किया जाता है। आज के रिजोल्यूशन के लेक्चर में यदि कोई भी डाउट हो आप बेहिचक पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए इस पे, ठीक है, और उन प्रॉब्लम्स को करने के बाद फिर हम मिलते हैं। ओके, तो ये प्रोसेस हो गई हमारी। इसके बाद आता है मेन हमारे पास में मल्टीप्लीकेशन बचता है, तो स्केलर प्रोडक्ट, और हमारे पास में बचता है ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट, सॉरी स्केलर और क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये दोनों प्रोडक्ट हम एक एक लेक्चर में ले लेंगे, इनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले लेंगे, और उसमें कोई भी डाउट होगा आप पूछ ही लेंगे, ठीक है। अब इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और हमारे एक चैप्टर्स कंप्लीट हो चुका है, 12th का फिजिक्स का हो चुका है, सॉलिड स्टेट कंप्लीट होने वाला है, तो फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए सब कुछ। थैंक्स।